जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इसी चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के लिए लेकर आ गए हूँ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज जो है, परसेंटेज की वर्कशीट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, उस वर्कशीट के सॉल्यूशन से हम बात करेंगे। मतलब मेरा कहने का ये था कि जो वर्कशीट हम अपनी क्लास में करते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बातों को पहले जैसे क्लास में हम समझते हैं उसी तरीके से बिल्कुल कोशिश करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो बात यहाँ बताई जाए वो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में समझते हैं। मतलब कि आपको बातें समझने में कोई भी परेशानी जिस तरीके की ना हो, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, बड़े ध्यान से एक एक बात को समझते चलेंगे। परसेंटेज के बारे में पार्ट 1 है ये इस वीडियो का, और ये देखेंगे कि इस परसेंटेज की वीडियो में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या बातें समझनी है। चलिए, तो सबसे पहली बात ये, अगर हम ये बात करें परसेंटेज को समझने के लिए हमारे पास कुछ परसेंटेज वैल्यू होनी चाहिए। मतलब किन किन वैल्यूज़ के क्या क्या मीनिंग होता है और क्या क्या उनकी फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू होती है। देरी ना करते इस बात को लिखते हैं। सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो 1 होता है 100% के बराबर। उसके बाद इसका आधा, या आप ऐसे लिख लीजिए कि 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। 1/3 जो होगा वो 33 1/3%। 1/4 जो होगा 25%। 1/5 जो होगा 20%। 1/6 जो होगा 16 2/3% के बराबर। 1/7 जो होगा 14 2/7% के बराबर। 1/8 कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1/16 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो 1/9 कितने के बराबर होगा, तो 11% के बराबर होगा, या 11.11% के बराबर। 1/10 कितने के बराबर होगा, तो ये होगा 10% के बराबर। यहाँ तक 10 तक की ये सीरीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में बात करते हैं क्या है। 1/11 की बात करें तो आप ये कहेंगे 1/11 जो होता है 1/11 होता है 9 1/11%, या आप कह सकते हैं इसी बात को 9.09%। आगे चलते हैं बात को लेकर। अगर देखें तो 1/12 की अगर हम बात करें तो 1/12 जो होता है 12×96, तो 1/3% के बराबर होता है इतना, या 8.33% के बराबर होता है। मतलब इसका आधा होता है ये। ठीक है, 1/2 का। 1/13 की बात करते हैं तो 1/13 जो होता है ये होता है 13 7 91 7 9/13% इतना हो जाएगा। 1/14 की बात करें तो 1/14 जो होता है, देखो ये 1/7 का आधा है, तो आप कहेंगे ये होता है 7 1/7%। 1/15 की बात करें 15 छिका 90 6 2/3% के बराबर हो जाएगा ये। 1/16 की बात करें, देखो जो 1/8 है उसका आधा, तो आप यहाँ से कहेंगे ये होगा 6.25% के बराबर। ठीक है, बस इतने तक आप लोगों को याद रखनी है चीज़ें, इनसे हमारा काम चल जाएगा फ़िलहाल के लिए। और फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं और पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं मेरे दोस्तों, कि पहला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है और उस कॉन्सेप्ट से हमारी कितनी चीज़ें हल होंगी और कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बात समझने की कोशिश करना। अगर हम ये बात करें कि जो परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, एक तरीका होता है आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आप उसका सॉल्यूशन कर लें। बस आपको मिल गया क्वेश्चन, आपने सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही साथ आपको ये बताया जाए इस कॉन्सेप्ट के फील्ड कितना बड़ा है, मतलब कितने बड़े एरिया में या कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में किस किस तरह के क्वेश्चनों में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको ये बात समझ में आती है और इस बात पर आप फोकस करें, इस बात को समझ पाएँ, तो शायद आपको बात अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने आप में बदलाव करने की नीड नहीं होगी, बस आपने एक बार समझी बात और वो जेन्युइन हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले उसी बात पर काम करते हैं। ये उम्मीद है आपको मैंने लिखवाई भी है, और ये चीज़ 1-2 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इसको समझना।
तो पहले उसमें कॉन्सेप्ट में समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इधर से लिखते हैं ताकि जब इधर लिखा जाए इधर की बात आप नोट कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो ये कहता है किस तरीके से करेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, तो आप याद रखनी है ये बात, हमें ऐसे करनी है ये बात कि मान लो आपने कहा कि मैं ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करता हूँ और ये हमें सी मिला। मान लो हमने कहा ए की मल्टीप्लाई बी के साथ की, हमें सी मिला, मतलब एक कंपोनेंट ए जो है इसकी मल्टीप्लाई आप बी कंपोनेंट के साथ कर रहे हैं और फाइनल दोनों का प्रोडक्ट एक सिंगल कंपोनेंट में बदल रहा है सी में। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक जगह कंबाइन हो जाए, उस जगह ये कॉन्सेप्ट लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया हो जाएगा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं। हम एक बात और समझते हैं कि एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा। एक हमने समझा है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक। ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। आप कह सकते हो कि प्राइस इंटू सेल बराबर रिवेन्यू होता है, ठीक है, ये बात कह सकते हो। एक और आप कह सकते हैं कि एक ये भी यूज इस तरीके से की जाती है कि नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स इंटू प्राइस ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट इंटू प्राइस ऑफ टिकट, ये भी मेरे दोस्तों रिवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है। ये जितनी भी टर्म्स मैंने लिखी है आप लोगों के सामने, इन सभी टर्म्स को यूज़ करके अभी तक इस पहले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। कैसे कैसे, अब बात आती है हमारे पास, अगर मैं इसी में बात करूँ, इसका दो फ्रेम होते हैं। एक और बात होती है जिसमें तीन चीज़ें आती है, तीन डायमेंशन आती है। तीन डायमेंशन वाली कौन सी बात है, मतलब 3D में कौन सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं क्यूब, क्यूबॉइड कह रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम होता है। एक ये बात होती है, ये क्यूबॉइड के लिए। एक होता है लेंथ इंटू लेंथ बराबर क्या होता है, क्यूब, ये भी वॉल्यूम के बराबर होता है। बस ये वाली बात जो है, ये वाली बात है क्यूबॉइड के लिए और ये वाली बात किसके लिए है, क्यूब के लिए। एक और आता है इसी फ्रेम में, इसी में, वो 2D में आता है, 3D में तो नहीं कह सकते, सर्कल कह देते हैं जिसको आप। इसमें हो जाता है कि रेडियस इंटू रेडियस और बराबर एरिया होता है, ठीक है, ये बात सर्कल के लिए है। अब आपको मैं ये बात बताता हूँ, जितनी बात मैंने ये बोर्ड पे लिखी है अभी तक, इन सभी पर क्वेश्चन आया हुआ है। इन सभी पर क्वेश्चन किस किस आधार पर कैसे कैसे पूछी जाती है बात, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक कॉन्सेप्ट पूरा सिखा के जाऊँगा। इस पर क्वेश्चन करेंगे और जो वर्कशीट प्रोवाइड कराई गई है उस वर्कशीट की मैं आपको बेस पूरी समझाऊँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन में बदलाव होता है। जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं वो मैं आपको यहाँ कराऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशीट में मिले हुए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद से। कैसे, अगर हम पहले टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो पहले टाइप का क्वेश्चन भाई क्या बन सकता है, तो आप यहाँ से कहेंगे टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा टाइप 1 का क्वेश्चन, जैसे मैंने देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके ये बात लिखी है, बराबर के इस तरफ वाली बात कांस्टेंट मान लीजिए। अभी मैं 2D तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 2D तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये अगर राइट वाली चीज़ जो है कांस्टेंट मान लीजिए, मतलब C को आप जो है कांस्टेंट मान लो कि क्वेश्चन में ये कह दिया गया ये चीज़ कांस्टेंट है। कैसे, आप कहेंगे जी सर किस तरीके से बात होगी, तो भाई मेरे इस तरीके से बात होगी। एक क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमने कहा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20%, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया गया। फिर वो कहता है व्हाट शुड बी डिक्रीज इन इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ में कितने % डिक्रीज करना चाहिए। देन
एरिया रिमेन कांस्टेंट, एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, कि एरिया उसका कांस्टेंट हो जाए। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से बात। क्वेश्चन में कहा गया इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, व्हाट शुड बी डिक्रीज इन इट्स ब्रेथ सो दैट एरिया रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशीट में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से ही है, इस आधार पर ही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के तौर पर जो बातें बताई जाएगी, आप इन सभी बातों को जब ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा। अब हमारा पहला काम क्या है, पहला काम ये होगा कि आपको ये बात को आइडेंटिफाई करना होगा, कांस्टेंट बात कही गई है। मैंने सबसे पहली बात ये आइडेंटिफाई कही, सोची ये की बात, इसमें से ये ऑब्जर्व किया बात कि ये कांस्टेंट है। इससे कांस्टेंट मिलने के बाद हमारा काम क्या है, क्वेश्चन में क्या सर्च करना है। अब जो वैल्यू आपको परसेंट में दी गई है उसे पिक करो। हमने पिक किया, पता चला 20% दिया गया है। 20% की आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मतलब क्या है, इंक्रीज क्या है इसके साथ, अगर उसकी लेंथ पहले 5 रही होगी, ये बात ध्यान समझना, अगर उसकी लेंथ पहले 5 रही होगी तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। समझे, अगर उसकी लेंथ पहले 5 रही होगी तो उसके इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 का। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ पहले L1 ओरिजिनल, और ये हो गई L2 दूसरी। अब अगर उसकी लेंथ पहले 5 थी तो अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 6, क्योंकि 5 पे कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की। पहले अगर लेंथ 5 तो अब लेंथ में कितने की बढ़ोतरी होगी, 1 की, तो लेंथ बन गई अब 6 हो गई। आप इसे देखेंगे, रिवर्स करेंगे इस तरीके से, रिवर्स, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। कितने की कमी हो रही है, जो कमी वो पूछ रहा था, 1 की कमी हो रही है। कितने की हो रही है मेरे दोस्त कमी, 1 की कमी हो रही है। कितने पर, ओरिजिनल से तो देखा हमने, ओरिजिनल कितना है 6, ओरिजिनल कितना है 6, तो 1/6 अभी लिखवाया मैंने। 1/6 की कितनी वैल्यू होती है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। तो मेरे दोस्त यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ब्रेथ के अंदर कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि एरिया में कोई बदलाव ना हो। तो आपका आंसर होगा 16 2/3%। क्या आंसर होगा आपका, 16 2/3%। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं ताकि ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। इधर की बात को भी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बातों को समझने के लिए, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे मान लो उसने कहा, दूसरे एग्जाम्पल में हम बात ही कर रहे हैं, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 37.5%। अगर शुगर के प्राइस जो है वो 37.5% इंक्रीज हो जाए तो कंजप्शन को, जो कंजप्शन है उसको मान लो X% डिक्रीज किया जाए, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर यानी कि जो घर का खर्च है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आपसे X की वैल्यू पूछी है कि X की वैल्यू क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन है कि प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 37.5, व्हाट शुड बी डिक्रीज या व्हाट शुड बी रिडक्शन इन इट्स कंजप्शन सो दैट एरिया एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली रिमेन कांस्टेंट। इस बातों को देखते हुए अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले समझेंगे जो प्राइस होता है अगर उसकी मल्टीप्लाई कंजप्शन के साथ करें तो आपको एक्सपेंडिचर मिलता है। ये बात मतलब अभी बात आप लेफ्ट साइड के दोनों प्रोडक्ट में कर रहे हैं, राइट वाली चीज़ कांस्टेंट है। ये बात मुझे समझ में आ गई क्वेश्चन को देखकर। तो क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है इसे पिक करनी है, यहाँ से कर लिया जी। 37.5 की परसेंट की वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त वो होती है 3/8। कितनी होती है, 3/8। हमने अभी बात समझाई कि अगर ओरिजिनल उसका जो प्राइस है वो 8 रहा होगा तो अब प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 3 बढ़ गया। अगर उसका प्राइस अभी ओरिजिनल प्राइस उसका 8 है तो जितना ऊपर लिखा हुआ है उतना बढ़ जाएगा, कहा उसने इंक्रीज कहा है। तो पहले प्राइस अगर 8 था तो अब प्राइस कितना हो गया बढ़कर 11। हम कह रहे हैं इसको रिवर्स करो भाई, कर दिया जी रिवर्स।
11:8। कितने की कमी हो रही है? आपने कहा सर 3 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी। इस 3 की कमी को 11 से अगर मैं ऑब्जर्व करके देखूँ 3/11, 3/11 का मतलब होता है 3 इंटू 1/11 की वैल्यू होती है, मैंने लिखवाई आपको 9.09%। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 9.09%। 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये बन जाएगा मेरे साथी 27.27%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब मैं आपको वर्कशीट से दिखाता हूँ इस पहली बात पर, पहले टाइप पर वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जो हमारे पास वर्कशीट है, जो वर्कशीट हम कर रहे हैं, उस वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है, और क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है। ये 5 क्वेश्चन जो है ये इसी पर बेस्ड है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25% एंड द ब्रेथ 2 नहीं है भाई, इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है, 2 नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है इसका। फर्स्ट अगर 20% इंक्रीज कर दी, फर्स्ट का तो मैंने अभी समझाई थी बात, 20% इंक्रीज किया गया, 20% इंक्रीज, ये कह रहा है 20% इंक्रीज किया गया, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये, तो 1/5 हो जाएगा। अगर पहले 5 रही होगी लेंथ, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6, तो 5 से हो गई 6, 6 से हो जाएगी 5। कितने की कमी हो रही है? ऐसे रिवर्स किया मैंने, ये कितने की कमी हो रही है? आप कहेंगे जी सर 1 की, कितने पर? 6 पर। 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16 2/3%, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। समझ गए मेरी बात को? उम्मीद है मेरी बात ये समझ में आ गई होगी आपको, क्या है क्या नहीं। मैं आगे चलता हूँ बात को लेकर, ये भी रफ कर देते हैं हम बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 8 रुपीज़ से 10 रुपये हो गए, 8 से 10 हो गए। एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इंक्रीज, तो कंजप्शन बताओ। किसी के प्राइस, जो किसी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है, अगर पहले उसके प्राइस 8 रुपये रहे होंगे तो अब उसका प्राइस जो है 10 रुपये बढ़ गया। ठीक है, आपने रेशियो लिया 4 और रेशियो लेकर कितनी हो गई? 5। इसे इधर लाओ भाई, इसे इधर, तो 4 5 से कितना घटेगा? 4। कितना कम हुआ ये? 1। कितना कम हुआ? 1। 1 की कमी होती है कितने पर? 5 पर। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो मेरे साथी इसका आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर था 6, कोई बड़ी टास्क नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। हमने लिखा 12 को भी देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन जिस तरीके से आपको यहाँ दिया गया है ना, मतलब अभी जो मैंने वैल्यूज लिखवाई वो वैल्यू जो है उनमें ऐसी कोई बात हमने की नहीं जो क्वेश्चन नंबर 12 में दी है। जब ऐसी कोई बात हमने की नहीं क्वेश्चन नंबर 12 वाली, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लेंगे। मार्क कर लेंगे मतलब ये फॉर्मेट के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर ही होते हैं। बात समझ पाए? ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर ही होते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन में कहा कि A इज़ 15% मोर देन B और A पूछा है, B जो पूछा है वो कितना लेस है। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ये 6 था ना 12। A B से कितना ज़्यादा है? 15%। इधर कैलकुलेट करते हैं 15% की वैल्यू। अगर मैं 15% की वैल्यू पूछूँ आपसे तो आप कहेंगे 15/100। सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 15 और 20 × 5 100, तो आपको वैल्यू मिली 3/20। 15% की वैल्यू कितनी आई? 3/20। अब ये मोर है, अगर A 20 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 3 बढ़कर। अगर ये 20 रहा होगा तो 3 बढ़कर कितना हो जाएगा? 23। पहले ही देख लो कौन ज़्यादा है, A ज़्यादा है, तो
यहाँ से बात समझ में आई कि A कितना हो जाएगा, 3 इंक्रीज हो जाएगा तो 23, B कितना हो जाएगा 20, A कितना हो जाएगा 20। अब वो कहता है, यही है ना, A इज 15% मोर देन B, व्हाट परसेंट B इज लेस देन A। 15% मोर देन B, ठीक है बात, A इतना ज़्यादा है, 15% मोर देन हो गया। अब अगर हम देख हो गया, अब उसने कहा है कि 3 का गैप है। अब वो कहता है कि B से A या B जो है वो A से कितना कम है, B जो है वो A से कितना कम है, B A से ऑब्जर्व करोगे तो कितना बनेगा 23, इसे कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगी वैल्यू 13.04, यानी कि 13.04 वैल्यू बनेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद भी हो जाएगी बात 23 20, इसे यहाँ ले आए, इसे यहाँ ले आए, तो आपने कहा 20 और 23, लेकिन यहाँ पर ये बात जो होगी, ये ऑब्जर्व करने का मतलब यहाँ पर ये बी से ही होगा, ए से नहीं होगा, इसीलिए आप इसे यहाँ से न करके इतना ही बात करेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे आज का आंसर ये है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। और उम्मीद है ये वाली बात में अगर देखिए 13 भी देख लो भाई, क्या है एक बार 13 क्वेश्चन। 13 में कहा कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10% बाय व्हाट परसेंट न्यू प्राइस सो दैट ओल्ड प्राइस, मतलब अगर प्राइस जो है 10% इंक्रीज हो जाती है, ये 13वां क्वेश्चन है भाई, 10% इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब क्या होगा 1/10, तो 10 से बढ़कर कितने हो गए 11, इसे रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 से 10, एक कितने पर 11 पर, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09% और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई क्या है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, और ये पहले टाइप की बात कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। 15 में कहा शुगर के प्राइस 18% बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट में देना है। 18% इंक्रीज हो गए तो कितना डिक्रीज करे, पहले 18% की वैल्यू देख लो कितनी होती है। 18% की वैल्यू होती है 9/50, 9/50 होती है। अगर इंक्रीज होते हैं तो 50 से कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। इधर आ जाएंगे, इस बात को रिवर्स कर लेंगे तो 59 और रेशियो 50, 59 रेशियो कितना 50, कितना कम हो रहा है 9, कितने पर 59 पर, इंटू 100। आपको अब कमेंट करके ये बताना है कि इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यूज़ आएगी। ऑप्शन लिख देता हूँ। पहले ऑप्शन है 15.9%, दूसरा ऑप्शन है 15.7%, तीसरा ऑप्शन है 15.5% और फिर ये ऑप्शन है 15.3%। अप्रोक्स में आंसर देना कितना होगा, अप्रोक्स में, इनमें से कोई आंसर अप्रोक्स में आएगा क्योंकि इसे प्रॉपर तो डिवाइड करेगा नहीं, तो अप्रोक्स में आंसर आएगा। आपको ये बता देनी है बात, और आपको कमेंट करके ये और बतानी है बात कि आपको यहाँ से जो पहला टाइप मैंने समझाया कॉन्सेप्ट का वो कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। आपको अगर बात समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज की बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।